नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तो देखो दो ही इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है, जिसका हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया कि इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। थोड़ा डिटेल से इसे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंडिया इजिप्ट समिट, इंडिया इजिप्ट रिलेशंस पर फोकस है इस आर्टिकल में। देखो, हम एथिकल टर्म आज की डिस्कस करें उससे पहले आंसर राइटिंग का मैंने आपको बोला था, पूरी कोशिश रहेगी कि मंडे से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख सको, दूसरों के आंसर्स देख सको, मॉडल आंसर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स का डाउट था कि समरी नहीं मिल रही है। समरी मिल रही है, वो दूसरे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। एक तो देखो ओनली एज नथिंग एल्स का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ जाती है डेली बेसिस पे। इसके अलावा उसी टेलीग्राम चैनल में एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया गया था, तो वहाँ पे समरी जा रही है डेली बेसिस पे। एक और कोशिश रहेगी कि एडिटोरियल के बेस पे 5 क्वेश्चन का एक क्विज स्टार्ट हो उसके वेबसाइट पे। एक कोशिश ये भी है जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि पूरे हफ्ते में एक संडे को वीडियो हो जाए जिसमें पूरे हफ्ते का करंट अफेयर हम डिस्कस कर लें। वैसे तो देखो प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल से आपका कवर हो ही जाता है, लेकिन एक वीकली करंट अफेयर का वीडियो जिसमें पूरे हफ्ते का करंट अफेयर बढ़िया ढंग से, जिसकी पीडीएफ आपको मिले रेगुलर बेसिस पे, फिर आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा एक वीकली वीडियो मैं प्लान कर रहा हूं। मतलब अभी कुछ तय नहीं है कि पक्का हम करेंगे, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं कि ऐसा हम कर सकते हैं। वीकली एक करंट अफेयर का वीडियो जिसमें सब कुछ हो। कुछ लोगों ने एक ये भी सजेशन दिया कि सर जनवरी से आपने फेस के साथ वीडियो बनाई थी, डेली बेसिस पे मत बनाइए, कम से कम एक हफ्ते में डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बना दीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए एक हफ्ते में। ऐसा कुछ लोगों ने सजेशन दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करने को कर भी सकते हैं। एक हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डिजिटल बोर्ड के साथ। खैर, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? देखो, ये वो प्रिंसिपल्स या फिर क्वालिटीज होती हैं जिन्हें किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप के द्वारा लाइफ में इंपॉर्टेंट माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। ये वो प्रिंसिपल्स या फिर क्वालिटीज होती हैं जिन्हें किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा लाइफ में इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनके बेस पे, यानी इन प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज के बेस पे इंडिविजुअल या फिर ग्रुप बिहेव करता है, एक्शंस लेता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल, जैसे देखो मेरे लिए काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सड़क पे देखा कि कोई बुजुर्ग पर्सन सड़क क्रॉस कर रहा है, तो मेरे लिए ये वैल्यू, ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस प्रकार से बिहेव करूंगा कि जो बूढ़ा पर्सन सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मैं उसकी मदद करूंगा अपना काम छोड़ के, क्योंकि मेरे लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस। तो उसी के आधार पे मैं बिहेव करूंगा, उसी के आधार पे मैं एक्शन लूंगा। समझ गए? अब फिर से बोलता हूं, आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ह्यूमन वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स या फिर क्वालिटीज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज के आधार पर वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिहेव करता है, एक्शन लेता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। ये होती हैं ह्यूमन वैल्यूज। आप अपना पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल दीजिए, आपके लिए क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। इससे आपकी थॉट प्रोसेस जो है डेवलप होगी। मतलब ह्यूमन वैल्यू का एक और एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दीजिए सोच के, इससे धीरे धीरे आपका एथिक्स स्ट्रांग होता जाएगा। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और इजिप्ट रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी यूएस की यात्रा पर गए थे, अब वो यात्रा समाप्त हो चुकी है। यूएस से वापस आते वक्त प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट की यात्रा पर भी जा रहे हैं। इजिप्ट की आप एक बार लोकेशन देख लीजिए वर्ल्ड मैप में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि इजिप्ट जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है?
कौन से कॉन्टिनेंट में आता है इजिप्ट? आंसर बताइए, क्या अफ्रीका है या फिर एशिया है? इसका आंसर बोथ है। देखो, इजिप्ट का इतना जो हिस्सा है ना, वो आता है अफ्रीका में। फिर ये छोटा सा जो पार्ट बच जाता है ना, सिनाई पेनिनसुला, ये आता है एशिया में। तो इजिप्ट जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री मतलब वो कंट्री जो किसी एक कॉन्टिनेंट में नहीं आते, दो कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इजिप्ट के अलावा, इजिप्ट को छोड़ के और कौन से देश हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं? एक देश तो आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा, रशिया। और का आंसर दीजिए। देखो, दो तीन और भी बताता हूं। इजिप्ट का मैंने आपको बता दिया। टर्की भी, टर्की का एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में आता है, बाकी टर्की एशिया में आता है। पनामा, पनामा का एक हिस्सा नॉर्थ अमेरिका में आता है, ऊपर वाला साउथ अमेरिका में आता है। इसके अलावा और भी देश हैं, जैसे जॉर्जिया, जॉर्जिया का एक हिस्सा ईस्टर्न यूरोप में, एक वेस्टर्न एशिया में। अजरबैजान, अजरबैजान का भी एक हिस्सा ईस्टर्न यूरोप में, दूसरा वेस्टर्न एशिया में। कजाकिस्तान के बारे में आपको नहीं पता होगा। कजाकिस्तान वैसे तो देखो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया में है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो है वो ईस्टर्न यूरोप में भी आता है। आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स को शायद ये बात नहीं पता होगी। खैर, आगे चलते हैं। इंडिया इजिप्ट रिलेशंस का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखो, पास्ट में ना इंडिया और इजिप्ट के बीच में सिविलाइजेशनल टाइज काफ़ी अच्छे थे। 2750 बीसी में 2750 बीसी में वहाँ के जो रूलर थे ना, उन्होंने शिप्स भेजे लैंड ऑफ पंट में। लैंड ऑफ पंट क्या है? इंडिया को देखो, इजिप्ट के एंशियंट टेक्स्ट में ना लैंड ऑफ पुंट बताया गया है, मतलब एक ऐसा लैंड जो लैंड ऑफ वेल्थ है। पास्ट में इंडिया को ना अपनी वेल्थ के लिए जाना जाता था। गोल्ड वगैरह और प्रीशियस मेटल्स यहां पर मिलते थे, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कहा गया लैंड ऑफ पुंट इजिप्ट के एंशियंट टेक्स्ट में। तो वहां के रूलर ने यहां पर शिप्स भेजे। इसके अलावा 1000 से लेके 2000 बीसी के बीच में जो इजिप्ट फेमस है मम्मीज के लिए, बॉडीज को जैसे कपड़े में लपेट के दफनाया जाता था, तो मम्मीज को जिन कपड़ों में लपेटा जाता था ना, वो कपड़े इंपोर्ट किया करते थे इंडिया से। और कपड़ों को जो कलर किया करते थे वो ब्लू कलर की डाई से, यानी इंडिगो से। वो इंडिगो भी यानी कलर भी और कपड़ा भी दोनों इंडिया से ही इंपोर्ट होता था इजिप्ट में। इतने पुराने संबंध हैं इंडिया और इजिप्ट के बीच में। बाद में देखो, समय बीता, दोनों देश ऑलमोस्ट एक साथ आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद कई सारे ग्रुप्स में एक साथ काम किया, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट में दोनों देशों के लीडर्स ने बढ़ चढ़ के अपना रोल कंट्रीब्यूट किया और ये इस मूवमेंट को आगे लेके गए। दोनों देशों ने डीकोलोनाइजेशन के पक्ष में आवाज़ उठाई, यानी कोलोनाइजेशन का विरोध किया। उसके बाद इजिप्ट में बॉलीवुड काफ़ी फेमस हुआ और इंडिया में इजिप्ट का म्यूजिक काफ़ी फेमस हुआ। इससे दोनों की दोस्ती में वैल्यू एडिशन हुआ। बट देखो, इसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। आज इंडिया और इजिप्ट के बीच में ट्रेड कितना होता है? ऑलमोस्ट $6 बिलियन के आसपास। ये डेटा है 2022-23 का, और पिछले साल तो ये 17% कम हो गया। जो ट्रेड होता है ना इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इसमें से ऑलमोस्ट 30% तो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ट्रेड है। इंडिया इजिप्ट का 6th नंबर पे सबसे बड़ा पार्टनर है और इजिप्ट इंडिया का 38वें नंबर का सबसे बड़ा पार्टनर है। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट में, वो 50 प्रोजेक्ट्स में $3.15 बिलियन के आसपास है। लेकिन देखो, इतनी जो इन्वेस्टमेंट है ना 3.15 बिलियन डॉलर से, इसमें से आधी तो एक ही कंपनी की है। इजिप्ट ने इंडिया में $37 मिलियन से इन्वेस्ट किए हैं और 5000 के आसपास से इंडियंस अभी इजिप्ट में हैं, जिसमें से देखो 1200-1300 तो स्टूडेंट्स ही हैं। तो मतलब इस पूरे डेटा से आपको एक चीज़ लगी होगी कि अभी रिलेशनशिप उतनी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बायलैटरल टाइज में अंडर परफॉर्मेंस है, और ये इसलिए नहीं
कि बायलैटरल मैकेनिज्म नहीं है, जॉइंट कमीशन है इजिप्ट में, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हैं, दोनों देशों के बीच में 9 के आसपास जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स भी हैं। बात यह है कि ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। मैकेनिज्म्स हैं, ग्रुप्स हैं रिश्तों को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ग्रुप्स इफेक्टिवली काम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। यही सिचुएशन है अभी। बायलैटरल समिट हुआ था दोनों देशों के बीच 5 महीने पहले, जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे। हमारे डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी पिछले साल इजिप्ट की यात्रा की है, मतलब हाई लेवल विजिट्स भी हो रहे हैं। और अब फिर से ये कैरो समिट हो रहा है, इजिप्ट में समिट होगा। राइटर कहते हैं ये समिट देखो सिर्फ एक इवेंट बन के ना रह जाना चाहिए। इस समिट के दौरान दोनों देशों के बीच में रिलेशन को आगे ले जाने के जो मौके हैं ना, उन पे डिटेल से डिस्कशन होना चाहिए। इजिप्ट एक बड़ा देश है, पॉपुलेशन 105 मिलियन यानी 10 करोड़ के आसपास है। इकोनॉमी का साइज है $378 बिलियन। अभी फिलहाल पॉलिटिकली स्टेबल है। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस वैसी ही हैं जैसे इंडिया में है। इजिप्ट सबसे ज्यादा चीजें क्या इंपोर्ट करता है? रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, वीट इंपोर्ट करता है, कार, कोन्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां। और देखो इजिप्ट जो चीजें इंपोर्ट करता है ना, इंडिया के पास कैपेसिटी है वो चीजें सप्लाई करने की, वो चीजें एक्सपोर्ट करने की। इसके अलावा इजिप्ट की सरकार का ना एम्बिशियस टारगेट है, वो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। अभी काम कर रही हैं 49 मेगा प्रोजेक्ट्स पर, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैरो $58 बिलियन की लागत से। मतलब वो जैसे है ना पुराना गुड़गांवा, नया गुड़गांवा, पुराना बेंगलोर, नया बेंगलोर, इस प्रकार से एक नई सिटी वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। $25 बिलियन की लागत से एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट, $23 बिलियन की लागत से हाई स्पीड रेल नेटवर्क। इस प्रकार से 49 मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने चूज करके रखे हैं जिस पे वो कंस्ट्रक्शन चाहते हैं। और 2015 से लेकर 2019 के बीच में इजिप्ट वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आम इंपोर्टर था। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं इजिप्ट के साथ रिलेशंस मजबूत करने की। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? इजिप्ट की जो इकोनॉमी है ना, वो काफी गंभीर क्राइसिस से जूझ रही है। कर्ज काफी ज्यादा है इजिप्ट के ऊपर। यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट के कारण अनाज नहीं मिल पाया इजिप्ट को। टूरिज्म काफी कम हो गया है। इसकी वजह से जो सीरियल्स हैं जैसे वीट वगैरह, उसका इंपोर्ट काफी कॉस्टली हो गया है इजिप्ट के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनका खाली है। महामारी के कारण उनकी इकोनॉमी काफी स्लो डाउन कर गई। अभी महंगाई वहां पे 30% से भी ज्यादा है। फरवरी 2022 से लेकर अभी तक इजिप्ट की करेंसी की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में वो आधी हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, इसलिए उनको जो कर्ज चुकाना है उसकी वो पेमेंट दे नहीं पा रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट से। आईएमएफ से ना 6 महीने पहले इजिप्ट ने $3 बिलियन का पैकेज इंश्योर किया था, डील इंश्योर की थी। जैसे पाकिस्तान आईएमएफ पे जा रहा है ना कि हमें बेल आउट पैकेज दो, वैसे ही इजिप्ट ने 6 महीने पहले ये डील सिक्योर की थी। और आईएमएफ जैसे कंडीशंस लगाता है कि आप रिफॉर्म लेके आओ तब पैसे देंगे, वैसे ही कंडीशंस इजिप्ट के ऊपर लगाई गई। देखो जब इजिप्ट की कंडीशन शुरुआत में खराब हुई थी ना इकोनॉमी की, तो दूसरे जो गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ अरब स्टेट्स जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, शुरुआत में तो इन्होंने मदद की $30 बिलियन से। लेकिन बाद में ना उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। इन्होंने बोला यार इजिप्ट की गवर्नेंस में ना बहुत सारे इश्यूज हैं, हम पैसा दे रहे हैं कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। इसलिए बाद में यूएई, सऊदी अरेबिया, जो दूसरे गल्फ अरब स्टेट्स हैं ना, उन्होंने इजिप्ट की इकोनॉमी में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। आज इजिप्ट के ऊपर कर्ज कितना है? $163 बिलियन, जो इजिप्ट की जीडीपी का ऑलमोस्ट 43% है। और नेट फॉरेन एसेट इजिप्ट की है -24.1 बिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने खाली हैं कि जनवरी 2023 में इन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया जिसमें फॉरेन करेंसी का कंपोनेंट इन्वॉल्व था। मान लीजिए ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ रही थी और उसमें फॉरेन करेंसी का यूज़ हो रहा था, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर दिया इजिप्ट ने। और फॉरेन से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो गैर जरूरी है, उसको भी सस्पेंड कर दिया। मतलब जो स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए, वहां पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यहां पर भी इजिप्ट में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो ना इंडिया को
अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये चैलेंजेस भी कंसिडर करने चाहिए। कुछ चीज़ें इस प्रकार से की जा सकती हैं, जैसे इजिप्ट को बोले कि आप हमसे चीज़ें इंपोर्ट कर लो और इसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो दे दे इजिप्ट को। बार्टर इंडिया कुछ दे दे, कुछ चीज़ें इजिप्ट को दे दे, बदले में कुछ चीज़ें इजिप्ट से ले ले। पैसों से पहले जो बार्टर ट्रेड हुआ करते थे ना, तुम मेरे को गोल्ड दे दो, बदले में मैं आप तुमको अनाज दूंगा, ऐसी चीज़ें इंडिया कर सकता है। रूपी ट्रेडिंग मतलब इंडिया और इजिप्ट ट्रेड करें आपस में रूपी में, ना कि डॉलर में। ये इंडिया के लिए सही रहेगा क्योंकि इंडिया डॉलर का बचाव कर सकता है, इंडिया का डॉलर खर्च नहीं होगा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर एक चीज बोलते हैं, देखो 1980s में और 1990s में इंडिया ने ना इराक में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन ना पैसे नहीं दिए इराक ने हमारे। बाद में सरकार को वो पैसे देने पड़े, अपने ही टैक्स पेयर्स का जो मनी है वो सरकार को देना पड़ा कंपनीज को, इंडियन कंपनीज ने जो इराक में प्रोजेक्ट बनाए थे। तो ऐसा ही नहीं हो जाए इजिप्ट में भी कि भारतीय कंपनीज वहां पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करें और इजिप्ट पैसे ही ना दे, वैसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो इंडिया ना एक ट्राइलेटरल फंडिंग अरेंजमेंट रख सकता है, जैसे गल्फ का ही कोई देश उसको भी पार्टनर बना सकता है प्रोजेक्ट में, G20 का कोई देश या फिर कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, इनमें से किसी एक एक्टर की भागीदारी इंडिया सुनिश्चित कर सकता है जब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडिया वहां पे इस्टेब्लिश करे। इससे क्या होगा, पैसा ना भी आया तो सारा बर्डन इंडिया पे नहीं आएगा। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया इजिप्ट रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स प्रेजेंट किया जाता है उसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, पिछली बार इंडिया की रैंकिंग थी 135, इस बार 8 स्थान इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 127 आउट ऑफ 146। इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.643। इस स्कोर का मतलब क्या है, मायने क्या है? मायने देखो ये है, इंडिया में मैन और वुमेन में जितना गैप था ना, अब उस गैप को 64.3% तो फिल किया जा चुका है, लेकिन 35.7% गैप अभी भी फिल करना बाकी है। जब ये गैप पूरी तरह से फिल हो जाएगा ना, तब मानेंगे मैन और वुमेन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इतना गैप अभी भी है, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, राइटर बोलते हैं। देखो मेनली 4 पैरामीटर्स के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, 146 देशों को रैंकिंग दी जाती है, स्कोर दिया जाता है। सबसे पहला पैरामीटर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तीसरा एजुकेशनल अटेनमेंट और चौथा हेल्थ एंड सर्वाइवल। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पे विभिन्न देशों को स्कोर दिया जाता है। अब देखो इंडिया ने वैसे तो हर एक पैरामीटर में थोड़ा थोड़ा सुधार किया है, बट ज़्यादा इंडिया जब सुधार करेगा ना, तब जाके 50% जो वुमेन है हमारे देश में, वो देश की इकोनॉमी में, देश की ग्रोथ में, सोसाइटी की ओवरऑल वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अभी इस बार ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में इंडिया ने एजुकेशन में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अच्छा परफॉर्म किया है। लोकल गवर्नेंस में 40% रिप्रेजेंटेटिव वुमेन हैं और इसका क्रेडिट जाता है 73rd और 74th अमेंडमेंट को, जिसमें लोकल बॉडीज में जो इलेक्शन होते हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। लेकिन देखो देश की पार्लियामेंट में अभी कितनी परसेंट एमपीज महिला हैं, सिर्फ 15%। और जब से ये रिपोर्ट जारी होना स्टार्ट हुई है ना 2006 में, पार्लियामेंट में वुमेन की संख्या सबसे ज़्यादा है अभी तक की। वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, जैसे देखो लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण वुमेन के पास में है ना, उसी प्रकार से पार्लियामेंट में भी 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। 1996 से ये बिल जो है कभी पार्लियामेंट में आता है, लेकिन पेंडिंग है, पास नहीं उसका है। वुमेन रिजर्वेशन बिल 1996 में सबसे पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसे पास करना चाहिए। सिचुएशन कैसी है, एग्जाम्पल से राइटर बताते हैं। नागालैंड जो देखो 1963 में एक राज्य बना, 1963 में
पहली बार ऐसा हुआ नागालैंड की विधानसभा में 2023 के इलेक्शन में 2 वुमेन एमएलए बनी। 2023 से पहले कभी भी कोई वुमेन एमएलए नहीं बनी नागालैंड में, यह सिचुएशन है। इसके अलावा एक जो पैरामीटर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें तो इंडिया ऑलमोस्ट सबसे नीचे ही है, मतलब लास्ट स्थान के आसपास है। 40% से कम पैरिटी है मैन और वुमेन के बीच में। इसका मतलब सीधे तौर पे ये है महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है इंडिया में, और पार्टिसिपेशन है तो भी वेजेस और इनकम मैन के मुकाबले कम है। वेजेस और इनकम देखो पहले से थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी सीनियर पोजीशन में कंपनीज की या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप्स की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सीनियर पोजीशंस पे आपको कम वुमेन देखने को मिलेंगी। इसमें गिरावट हुई है इस ट्रेंड में, बल्कि यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुई है। नेक्स्ट पैरामीटर है हेल्थ एंड सर्वाइवल। अगर इस पैरामीटर की बात करें, इसमें देखो सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूवमेंट हुई है। पिछले 10 साल तो स्लो प्रोग्रेस रही इस पैरामीटर में सेक्स रेशियो एट बर्थ में, लेकिन अब इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी भी देखो जो अनपेड है ना, महिलाएं घर पे काम करती हैं, उनके काम की उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। ये अनपेड पेमेंट को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद कुछ अलग काम करने की एनर्जी नहीं बचती। जरूरी ये है हमारे लिए कि गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन प्राप्त करें, एजुकेशन के बाद जॉब प्राप्त करें। इसी से वो फाइनेंशियली एम्पावर होंगी, इसी से महिलाओं की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। इसी से जो विशियस साइकिल है ना कि जल्दी शादी हो जाना, फिर जल्दी मदर बन जाना, इससे माँ की हेल्थ पर असर पड़ता है, बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है, महिला काम नहीं कर पाती। ये विशियस साइकिल टूटेगा अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी और एजुकेशन के बाद जॉब भी मिलेगी। तो इस चीज़ पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है कि महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो महामारी आई, महामारी का वैसे तो सभी की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा, लेकिन देखो महिलाओं पर महामारी का असर कुछ ज़्यादा ही पड़ा। उनकी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट कम हो गई, और अगर महिलाएं जॉब प्राप्त करती भी हैं तो उन्हें पैट्रियार्की का सामना करना पड़ता है, कल्चरल नॉर्म्स का सामना करना पड़ता है जो महिलाओं के अगेंस्ट हैं, और इसके साथ साथ सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो महामारी ने महिलाओं की एम्पावरमेंट में जो प्रोग्रेस थी उसे स्लो डाउन कर दिया। यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 से संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या है एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, और जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले देखो आर्टिकल ये है, यूके ने रशिया पे आरोप लगाए हैं कि आप क्रीमिया में ना डॉल्फिन्स को ट्रेन कर रहे हो युद्ध में उनका इस्तेमाल करने के लिए। देखो कोल्ड वार में ना रशिया, उस समय यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने ना डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया था सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, हार्बर्स के पास में यानी पोर्ट्स के पास में या फिर शिप्स के पास में। लेकिन अब बाद में एक सहमति बन गई थी कि एनिमल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से रशिया डॉल्फिन्स का इस्तेमाल कर रहा है ब्लैक सी में, ताकि कोई डाइवर आता है या फिर सबमरीन आता है तो उसे डिटेक्ट किया जा सके। डॉल्फिन पता लगा लेंगे कि हाँ सबमरीन आई है और रशियन नेवी को पता लग जाएगा, इसके लिए डॉल्फिन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखो गलत है, मतलब एनिमल्स का मिसयूज़ करना, एनिमल्स को ट्रेन करके उन्हें खतरनाक सिचुएशन में भेजना, उनका एक्सप्लोटेशन करना, ये गलत है, एथिक्स के अगेंस्ट है, नहीं होना चाहिए। इसको आप एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में। इसके बाद दूसरी न्यूज़ एथिक्स के पर्सपेक्टिव से है, 350 पाक सिटीजन्स अबोर्ड बोट दैट सैंक ऑफ ग्रीस। क्या हुआ, पाकिस्तान में आपको पता है हालात अभी काफ़ी ख़राब हैं। तो एक बोट ना जिसमें 700 लोग सवार थे, 700 में से 350 तो पाकिस्तान के थे। ये बोट इल्लीगल तरीके से जा रही थी मेडिटेरेनियन सी से होके ग्रीस और उसके बाद इटली, मतलब यूरोप में जा रही थी, मेनली यूँ मान लो। लेकिन देखो ये बोट डूब गई ग्रीस के पास और बहुत सारे लोगों की जान चली गई, जिसमें से बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। अब इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला एथिकल इशू ये है इल्लीगल ट्रैफिकिंग।
जो ट्रैफिकर है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उन्होंने लोगों को झूठा प्रोमिस दिया कि आपको आसानी से ले जाया जाएगा, यूरोप में आपको जॉब दिलवा दी जाएगी बढ़िया सी। तो झूठे प्रोमिस देके उनकी ट्रैफिकिंग हुई, उन्हें खतरनाक सिचुएशन में ले जाया गया, वहाँ पे बोट डूब गई, उनकी डेथ हो गई। पहला ये एथिकल इशू है। दूसरा एथिकल इशू, ग्रीस की अथॉरिटीज पे आरोप लग रहा है कि आपके किनारे के पास में ये बोट डूब गई, आपने लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आप चाहते तो बेशक वो इलीगल ट्रैफिकर थे, मतलब वो इलीगल तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मानवता तो चीज होती है ना यार, उनको बचा के वापस अपने देश भेज देते आप, लेकिन आपने उनको नहीं बचाया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब देखो हो ये रहा है सिचुएशन कि पाकिस्तान में आपको पता है बहुत गरीबी है और यूरोप में बहुत अच्छा वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं। तो वर्ल्ड में ये जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है ना कि कुछ देश बहुत गरीब रह गए, कुछ देश बहुत अमीर हो गए, आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा करेगा वर्ल्ड में। गरीब देशों से लोग अमीर देशों में जाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ संवारने के लिए। तो वर्ल्ड में देखें तो एथिकल पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, मतलब देश नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर एक नागरिक को बेसिक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। बेसिक आवश्यकताएं वर्ल्ड का हर एक नागरिक पूरा कर सके, ऐसी पूरी मानव सभ्यता को कोशिश करनी चाहिए। तो ये 3-4 एथिकल इश्यूज निकले जो मैंने आपको बताया। अब हम समरी के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि टाइज, एंशियंट टाइज बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के समय में टाइज उतने अच्छे नहीं हैं। हमने डिस्कस किया कि पहले लैंड ऑफ पुंट जो इंडिया को कहा जाता था, वहाँ पे शिप्स भेजे गए इजिप्ट के द्वारा, इजिप्ट के रूलर के द्वारा। ममीज के लिए कपड़ा इंडिया से आता था, डाई भी इंडिया से आती थी। प्रेजेंट डे रिलेशंस कुछ खास नहीं है, ट्रेड सिर्फ $6 बिलियन है जो डिक्लाइन कर रहा है। इंडिया इजिप्ट का 6ठे नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इजिप्ट इंडिया का 38वें नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और अभी इन्वेस्टमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया। डेटा हमने डिस्कस किया कि मैकेनिज्म तो है इंडिया इजिप्ट रिलेशंस में, बट उसका यूज़ नहीं हो रहा है। वर्किंग ग्रुप्स भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इजिप्ट को इन सब चीज़ों की जरूरत है। पेट्रोलियम, वीट, कार इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। इजिप्ट बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहा है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। इजिप्ट जो है सबसे बड़ा डिफेंस आर्म इंपोर्टर था 30वें नंबर पे 2015 से लेकर 19 के बीच में। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इकोनॉमी पे उनके कर्ज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनका खाली है, उनकी करेंसी डिक्लाइन कर गई है, कर्ज वो नहीं चुका पा रहे हैं। इसलिए सजेशंस में ये कहा जाता है इंडिया कुछ चीज़ें करे, जैसे एक्जिम लाइन ऑफ क्रेडिट दे, बार्टर से ट्रेड कर सकता है, रूपी ट्रेड इंडिया इजिप्ट के साथ कर सकता है, लेकिन रिस्क भी पहचाने। इसलिए किसी तीसरे देश को भी इन्वॉल्व करें इजिप्ट में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने में, ताकि पैसा इंडिया का ना डूबे। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।